कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक है निबंध का उद्भव और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध का उद्भव और विकास। विकास के आधार। हिंदी निबंध के विकास का प्रारंभिक प्रसंग हिंदी पत्रकारिता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी पत्रकारिता के साथ हिंदी निबंध के विकास का सूत्रपात नदी के उद्गम स्थल जैसा ही है, एकदम लघु किंतु शक्तिशाली प्रवाह। हिंदी निबंध का उद्गम स्रोत हिंदी की प्रारंभिक पत्र पत्रिकाओं में इसी तरह व्यापक आंतरिक पत्रकारिता के पृष्ठों से होता है। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिंदी गद्य में गद्य की भूमिका का विस्तार हुआ। लंबे लंबे समाचारों, संपादकीय टिप्पणियों, घटनाओं के विवरणों, यात्राओं की चर्चाओं तथा युद्धों की प्रधानता को लेकर गद्य में लेखन कार्य पत्रकारिता की अनिवार्यता थी। इनमें कहीं हास्य व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुआ करती थी, कहीं गहन गंभीर विचारोत्तेजक चर्चा, और इन्हीं के बीच से ही हिंदी निबंध अपना रूपाकार ग्रहण कर रहा था। हिंदी में पहले समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रथम प्रकाशन 30 मई 1820 में हुआ था। इसके बाद सन 1929 में कलकत्ता से ही बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। इसी श्रृंखला में राजा शिव प्रसाद ने बनारस से सन 1845 में बनारस अखबार का प्रकाशन किया। अखबार सुधाकर समाचार, सुधावर्षन और तत्वबोधिनी पत्र पत्रिकाएं 1866 ईस्वी में प्रकाशित होने लगी थी। 1867 ईस्वी में कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ। यह हिंदी का महत्वपूर्ण पत्र था। ज्ञान दीपक, वृत्तांत विलास, हिंदू बांधव, ज्ञान प्रदायिनी मैगजीन ने हिंदी निबंध को आधार भूमि प्रदान की। भारतेंदु युग 1870 ईस्वी के आसपास प्रारंभ होता है और इस समय की पत्र और पत्रिकाओं से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए, जिनमें हास्य, व्यंग्य और बेलौस निर्भीकता प्राप्त होने लगती है। चूंकि हिंदी निबंध का प्रारंभ पत्रकारिता के साथ होता है, अतः इसकी प्रारंभिक चेतना में सामाजिक राजनैतिक बोध गहराई से समाया हुआ है। इस तरह से हिंदी के प्रारंभिक निबंधों की नींव सामाजिक सरोकारों के गारा पत्थरों से भरी गई है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, सार, सुधा निधि, प्रदीप आदि पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के प्रारंभिक निबंध छोटे छोटे लेखों के रूप में प्रकाशित होते थे। प्रायः इन पत्रों में संपादक ही इन लेखों के लेखक होते थे। अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं से ही अंग्रेजी निबंधों का सूत्रपात हुआ था। मार्टिन और बेकन के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य में वस्तुनिष्ठ और निवेदक निबंधों की परंपराएं लगभग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही प्रारंभ हुए। व्यक्तिनिष्ठ परंपरा में आगे चलकर शपथ ले ली, जॉनसन, एडिसन, मेकाले आदि निबंधकार क्रियाशील हुए। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकारों पर लेखकों का थोड़ा बहुत प्रभाव भी रहा है। निबंध का प्रारंभ। हिंदी निबंध का जन्म एक तरह से सामाजिक अनिवार्यताओं के कारण हुआ था। पत्रकारिता का श्रेष्ठतम सामाजिक सरोकारों में ही अभिव्यक्त होता है। देश काल की चिंताएं इस तरह से लेखन में प्रत्यक्ष होती हैं। यह वह समय था जब भारतीय जीवन ने अपने विषय में और अपने चतुर्थिक परिवेश के विषय में सोचना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए हिंदी निबंध की शुरुआत में विषय वैविध्य है। सामाजिक व राजनीतिक जागरण शैली की रोचकता और गंभीरता, सहजतापूर्वक अपने को व्यक्त करने की चेष्टा आदि गुणों से संपन्न लेख और टिप्पणियों का समावेश तत्कालीन निबंधों में किया गया है। स्वतंत्रता संघर्ष की राजनीतिक हलचलें प्रारंभ हो चुकी थी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय संघर्ष को रेखांकित करती संपादकीय टिप्पणियां प्रकाशित होने लगी थी। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने भी इस तरह की राजनीतिक हलचलों को अपना आधार बनाया। नेताओं की तहरीरें प्रकाशित की जाने लगी, जो संक्षिप्त रूप से लेखानुमा होती थी। इसी बीच भारतीय लोगों ने समुद्र पार की यात्राएं की थी। इन यात्राओं के विवरण टूटी फूटी हिंदी में प्रकाशित हुए और एक नवीन सांस्कृतिक जागरण का वातावरण निर्मित हुआ।
इस वातावरण को प्रस्तुत करने में हिंदी निबंध का बहुत बड़ा हाथ था। सामाजिक पुनर्संस्कार के प्रयत्न भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे थे। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों और अंध परंपराओं के उच्छेदन के लिए आंदोलन चल रहे थे। चाहे आर्य समाज का आंदोलन हो, चाहे ब्रह्म समाज का, या चाहे राजा राम मोहन रॉय द्वारा चलाया जा रहा सती प्रथा का विरोध हो, ये सभी आंदोलन न केवल समाज को उन्मथित कर रहे थे, अपितु इनके संबोधन साहित्यिक दृष्टि से तत्कालीन निबंधों की विषय वस्तु भी बन रहे थे। हिंदी निबंध इसीलिए अपने उच्च काल में सामाजिक चेतना से अभिमंडित है। उसमें सामाजिक और राजनीतिक जागरण की अद्भुत शक्ति समाई हुई है। हिंदी निबंध की विकास यात्रा को हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग 1870 से 1903 तक, द्विवेदी युग 1903 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिभा अपनी सृजनशीलता में बहुमुखी थी। उन्होंने अपनी लेखनी से अपने समय की सभी साहित्य विधाओं को समृद्ध किया है। उन्हें दिशा निर्देश भी दिया। इस युग की केंद्रीय साहित्यिक शक्ति के रूप में भारतेंदु जी को स्वीकार किया जाता है, इसीलिए इस युग का नामकरण भारतेंदु युग से किया गया। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतेंदु जी 7 वर्ष के थे। उन्होंने भारतीय आकाश में उमड़ रहे झंझावतों को अपनी बाल आंखों से झांक लिया था। वे मध्ययुगीन प्रवंचनाओं का परित्याग करके एक नए भारत के स्वप्न में डूब गए थे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक चिंगारी तो अवश्य छोड़ी, किंतु अंग्रेज़ों का दमन और तीव्र हुआ और भारतीयों की स्वतंत्र भावनाओं को बुरी तरह कुचल दिया। विक्टोरिया का शासन प्रारंभ हुआ तो भारतीय जन के मन में कुछ ऐसी प्रतीति ने घर कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में उसे मुक्ति तो प्राप्त हो गई और वह एक अच्छी शासन व्यवस्था को पाने की स्थिति में आ गया है। इसीलिए उन वर्षों में महारानी विक्टोरिया की महिमा का गायन भी प्रारंभ हुआ, किंतु शीघ्र ही प्रबुद्ध जनों का मोह भंग हो गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु और उनके सहयोगी बहुत थोड़े दिन की राजभक्ति के छल में पड़े थे। शीघ्र ही उन पर यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज न्याय और दया के अवतार नहीं, वरन अत्याचारी और शोषक हैं। देशभक्ति का प्रबल आवेग उमड़ना प्रारंभ हो गया। बौद्धिक वर्ग के भीतर एक खदबदाहट ने जन्म लिया। इस वर्ग ने साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति से एक राष्ट्रीय चेतना से संपृक्त वातावरण निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। अनेक सामाजिक आंदोलन भी क्रियाशील हुए। परिणामस्वरूप सामाजिक पुनर्संस्कार का सिलसिला चला। राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोगों के भीतर आवेगमयी आकांक्षाएं जागृत हुई। ये समूचा परिदृश्य भारतेंदु युग के निबंधकारों के मन मस्तिष्क पर आच्छादित था और इस परिवेश में भारतेंदु कालीन निबंध की यात्रा आरंभ होती है। भारतेंदु काल निबंध रचना का प्रारंभिक किंतु महत्वपूर्ण काल है। हिंदी निबंध का प्रारंभिक स्वरूप राष्ट्रीय और सामाजिक चिंताओं से ही निर्मित हुआ। इस युग के निबंधों में जो हास्य व्यंग्य का पुट आया है वह भी थोथा हास्य व्यंग्य नहीं है। उसमें अंग्रेज़ों ने सामाजिक और के उच्चताबोध और अपनी हीन वृत्ति पर ही आघात छिपा हुआ है। अंग्रेज़ों ने साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत में आधुनिकीकरण का सूत्रपात किया था। संचार सुविधा, प्रेस की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, नई अर्थव्यवस्था और औद्योगिक चेतना का प्रारंभ अंग्रेज़ों द्वारा अपनी सुविधा के लिए किया गया। इस सब के मूल में उनके निहित स्वार्थ थे। निबंधकारों ने इस छद्म को पहचान लिया था, इसीलिए उनके निबंधों में देश प्रेम, स्वदेशी की भावना, राष्ट्रीय चेतना का संचार आदि महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में समाविष्ट थे। भारतेंदु युग के निबंधकारों का प्रकाशन अधिकतर पत्र पत्रिकाओं में हुआ है, अतः इस युग के निबंधों में विषय वैविध्य प्राप्त होता है। समाज सुधार, धार्मिक पुनर्संस्कार, राजनीतिक चेतना का उदय, राष्ट्रीय गरिमा की स्थापना, आर्थिक दुर्दशा का बखान, अतीत गौरव का आख्यान, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों के महापुरुषों के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण आदि अनेक विषयों को इस युग के निबंधों में समाहित किया गया है।
इन विषयों के प्रस्तुतिकरण में रोचकता विद्यमान थी। हास्य व्यंग्य चिकोटी लेने की कला, लोकोक्तियाँ और मुहावरों से संपन्न भाषा आदि के प्रयोग से निबंधों की अभिव्यक्ति को रंजनकारी और प्रभावकारी बनाया जा रहा था। भारतेंदु युग निश्चित ही अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा निबंध की महत्ता का युग है। भारतेंदु युग के निबंधों में निबंध के आगामी अनेक रूपों की रेखाएं प्रकट होने लगी थी। इस युग के बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र निबंध के दिग्गज पुरुष हैं। आचार्य शुक्ल ने क्रमशः हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। इन दोनों लेखकों ने हिंदी निबंध को लेखक की आत्मीयता से परिपूरित किया है और उनकी आत्म अभिव्यंजना परक शैली को विकसित किया। जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, पुरातत्व, इतिहास आदि को समावेशित करने वाले निबंधों में वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, समीक्षात्मकता, उपदेशात्मकता और व्याख्यात्मकता के गुण प्राप्त होने लगते हैं। इन गुणों के कारण तत्कालीन निबंधों में शिक्षा देने की कला का समायोजन है। इस युग के अन्य निबंध लेखकों में बद्रीनारायण प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, काशीनाथ खत्री आदि प्रमुख हैं। इन निबंधकारों में सहज उल्लास, मस्ती और बेलोसपन का समावेश है। ये अपने पाठक से आत्मीयता पूर्वक बतियाते हैं, उसे हंसाते हैं, उसे गुदगुदाते हैं, उसे उत्तेजित करते हैं, गंभीर बातों को विनोदपूर्ण ढंग से कहते हैं, अपने हृदय का क्षोभ और दुख अत्यंत संयत और प्रभावपूर्ण ढंग से कर देते हैं। इनकी भाषा अकृत्रिम, सजीव और अव्यवस्थित है। व्याकरणगत अशुद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। इस समय तक चूँकि खड़ी बोली का परिनिष्ठित स्वरूप निर्मित नहीं हुआ था, इसीलिए भाषागत प्रयोगों में शिथिलता दिखाई देती है। बावजूद इसके भाषा में कहावतों, मुहावरों, अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग ने भाषा को चमत्कारिक और जीवंत बना दिया है। अधिकांश निबंध व्यक्तिनिष्ठ शैली में रचे गए हैं। कोई भी विषय निबंधकार उठा लेता है और उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को जोड़कर अपने मन की बातें कह दी। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की विशेषताओं की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। इसका एक कारण यह था कि पत्रिकाओं में नित्य प्रति लिखते रहने से उनकी शैली खूब निखर गई थी। दूसरी बात यह है कि निबंध ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा उस युग के धाकड़ लेखक बेतकल्लुफ़ी से अपने पाठकों से बात कर सकते थे। उस युग के लेखक तटस्थ रहते हुए अपनी बात पाठक से कह कर संतोष नहीं कर सकते थे। वे उससे आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहते थे और एक मित्र की भांति घुल मिलकर उसे अपनी बात समझाना चाहते थे। साहित्य की सच्ची सप्राणता उस शैली में है जहाँ लेखक और पाठक के बीच कोई दुराव नहीं रह जाता। सहज आत्मीयता के भाव ने भाषा को खूब स्वाभाविक बना दिया। कृत्रिम शैली में लेखक पाठक का आत्मीय संबंध नहीं बन सकता। इसीलिए भारतेंदु युग के गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निर्देशन निबंधों में ही मिलते हैं। इस युग के निबंध प्रौढ़ता से के प्रतीक नहीं है, उनमें बाल्यावस्था के सभी गुण विद्यमान हैं। इस विशेषता का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी ही निश्चलता, अखंडपन, अक्कड़पन, सरलता और तन्मयता थी। गुलाब राय भी इस युग की विशेषताओं की चर्चा करते हुए स्पष्ट करते हैं, निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिरस्मरणीय है। यदि इस युग की किसी प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना ज़रूरी हो तो यह कहा जा सकता है, भारतेंदु युग के निबंधों में जो सामाजिक चिंताएं व्यक्त हुई हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युग में निबंधकारों के समक्ष सामाजिक सरोकार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरह थे। वे निबंध को सामाजिक परिवर्तन की भूमिका से जोड़ना चाहते थे। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी केंद्रीय व्यक्तित्व की तरह प्रतिष्ठित हुए, अतः उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका ने इस युग के निर्माण में सम्यक भूमिका निभाई। द्विवेदी युग 20वीं शताब्दी के आरंभिक कालखंड को माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की बहुआयामी शक्तियों का परिचय हिंदी जगत को इस युग से प्राप्त हुआ। भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस की सुदृढ़ पताका फहराने लगी थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसकी बागडोर तिलक के हाथों में आ गई थी। तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष किया और पूर्ण स्वराज की मांग को महत्व दिया। संपूर्ण देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्वेलित हो रहा था। इसी युग में महात्मा गांधी का प्रवेश भारतीय राजनीति में होता है और गांधी के प्रभाव से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में नई चेतना का सूत्रपात होता है। ग्राम स्वराज की धारणा के साथ जाति पाति उन्मूलन, सर्वधर्म समन्वय की भावना का उदय हुआ। विभिन्न धार्मिक जागरणों ने पुनरुत्थान की भूमिका को प्रशस्त किया। एक नई सामाजिक संरचना की भावना संपूर्ण देश में उदित हुई। संयम, त्याग, दृढ़ता को आधार मानकर नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। आदर्शवादी चेतना ने समाज को अनुप्राणित किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इस आशय के लेख, निबंध, टिप्पणियां और वृत्तांत प्रकाशित हुए। इसी समूची पृष्ठभूमि ने द्विवेदी युगीन निबंध को विचारपूर्ण, गंभीर विचारों से अपलावित किया। पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। फलस्वरूप जानकारियों का भी दायरा बढ़ा। देश विदेश की नवीन से नवीन जानकारियां, उपलब्धियां हिंदी पाठकों के समक्ष लेखकगण प्रस्तुत करने लगे। यात्रा वृत्तांतों, जीवनियों और स्मरणों के माध्यम से निबंध ने व्यापक मनोभूमिकाओं को उद्घाटित करना प्रारंभ किया। व्यापक पृष्ठभूमि प्राप्त होने से हिंदी निबंध के विषयों का विस्तार स्वाभाविक था। द्विवेदी युग में अनुवाद कार्य को महत्व प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी और मराठी के निबंध साहित्य का अनुवाद हिंदी में होने लगा। इससे हिंदी निबंध की शैली और स्वरूप में परिवर्तन प्रस्तुत हुए। शिल्प, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, शिक्षा, अध्यात्म, यात्रा, अन्वेषण आदि अनेक तरह की ज्ञानात्मक शाखाओं के अध्ययन, अध्यापन और पाठन पठन के कारण इन विषयों को आधार मानकर निबंध रचनाएं लिखी गई। इन रचनाओं का उद्देश्य यद्यपि सूचना देना और शिक्षित करना था, किंतु ये निबंध पाठक पर प्रभाव डालने वाले बन गए। इस युग के निबंधों में गंभीरता और बौद्धिकता का आधिक्य और हास्य विनोद का सामंजस्य देखने को मिलता है। अधिकतर निबंध द्विवेदी युग में समाचार पत्रों, साप्ताहिक और मासिकों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए रचे गए। अतः इन निबंधों में समसामयिकता, समस्यामूलक सांकेतिकता और सूचनात्मकता का समावेश हो गया। द्विवेदी जी के कारण खड़ी बोली के भाषागत प्रयोगों को परिनिष्ठित स्वरूप प्रदान किया गया। उसे व्याकरण सम्मत बनाकर उसके व्यवस्थित स्वरूप को ही साहित्य में अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। सामाजिक सरोकारों के साथ साहित्यिक सरोकारों को भी इस युग में महत्व मिल रहा था और सैद्धांतिक समीक्षा के साथ व्यवहारिक समीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था। शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध के क्षेत्र में पदार्पण एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनकी कृति व्यक्तित्व ने न केवल हिंदी निबंध को समृद्ध किया, अपितु हिंदी निबंध को नई दिशाएं प्रदान की। आचार्य गुलाब राय के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य में एक नया जीवन आया। द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त प्राप्त हुआ, किंतु उस काल में उतना विश्लेषण करने और गहराई में जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकी, जबकि शुक्ल जी ने निबंध को ये विशेषताएं प्रदान की। ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आचार्य शुक्ल की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इस युग का नामकरण शुक्ल युग किया गया। शुक्ल युग राष्ट्रीय जागरण के सामूहिक संकल्प का काल था। इस समय तक भारतीय राजनीतिक क्षितिज में महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था। इस समय नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा आदि की साहसिक त्याग प्रधान नैतिक तैयारियों ने भारतीयों के बीच एक नए नैतिक आचरण को जन्म दिया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने सामाजिक संस्कार के लिए अपनी महत्वपूर्ण सक्रियता प्रदर्शित की। स्वदेशी की भावना प्रबल हुई। इन सबके साथ ही सांस्कृतिक चेतना का अभ्युदय शिक्षित वर्ग के बीच उदित हुआ। काव्य में यह युग छायावाद का युग है, भाषा और भाव के सूक्ष्म संस्कार का युग। हिंदी निबंध में इन सभी परिगत प्रवृत्तियों को अपने भीतर समेटा।
द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता के स्थान पर एक नई निबंध शैली का विकास हुआ। यद्यपि इस युग के निबंधों में क्रमशः सामाजिक चेतना का अभाव मिलने लगता है, किंतु निबंधों में सांस्कृतिक भावधारा और राष्ट्रीय चेतना का तलस्पर्शी अनुभव परिलक्षित होता है। साहित्यिक चेतना से संपन्न निबंधों की रचना का गंभीर प्रारंभ जैसे जैसे इसी युग से ही होता है। छायावादी काव्य भाषा का प्रभाव, छायावादी सांस्कृतिक चेतना का समावेश और छायावादी कल्पना का आकर्षण इस युग के निबंध चेतना के एक हिस्से में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। आज जिसे हम ललित निबंध के रूप में जानते हैं, यद्यपि उसके बीज भारतेंदु युग में पड़ गए थे, किंतु शुक्ल युग में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय जैसे निबंधकारों ने इसे अलग पहचान दी। इस समय के निबंध में छायावादी तत्वों का स्थान स्पष्ट हो रहा था, भले ही यह रुझान शैली संदर्भ में ही अधिक रहा हो। पत्र पत्रिकाओं और पुस्तक के माध्यम से इस युग में निबंधों का प्रचार प्रसार हुआ। अनेक निबंधकारों के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। निबंध की एक समग्र छवि निर्मित हुई। जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा और वृत्तांत जैसे निबंध प्रकारों का भी प्रचुर मात्रा में सृजन होने लगा। शुक्ल के निबंधों में वस्तुपरक और आत्मपरक दोनों तरह के निबंधों की रचना हुई। आत्मपरकता की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी। निबंध विचारात्मक अधिक हुए, किंतु भावात्मकता को उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। अधिकांश कवियों ने ऐसी निबंध रचनाएं की जिनमें उनका कवि व्यक्तित्व भी सक्रिय रहा। अपने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा इस युग का निबंध अधिक गंभीर, अधिक विवेचनापूर्ण, अधिक प्रभावशाली है। शुक्ल युग निबंध की भाषा का समृद्धि काल है। इस युग की भाषा परिनिष्ठित, प्रांजल और प्रसंगानुकूल है। छायावादी संस्कारों से भाषा को लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शक्तियाँ प्राप्त हो रही थी। उनका उपयोग निबंधकारों ने भी अपने निबंधों में किया। शुक्लोत्तर युग हिंदी निबंध का आधुनिक काल यद्यपि ईस्वी सन 1940 से माना जाता है, किंतु उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रोत्तर भारत के आकाश में धारित होने वाले झंझावातों का भी उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश निर्माण की संकल्पना को लेकर उस देश के जन की गहन आस्था और विश्वास का प्रतिबिंबन तत्कालीन कलात्मक रचनाओं में होने लगा था। स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। उनके व्यक्तित्व की स्वप्नशीलता से देश अभिभूत हुआ। निर्माण के नए नए क्षेत्र जाकर आकार ग्रहण करने लगे, लेकिन देश विभाजन और चीन के आक्रमणों की त्रासदियों ने देश के मानस को झकझोर दिया और एक बार फिर से यथार्थवादी चिंतन की ओर हमारा प्रबुद्ध वर्ग लौटा। लेकिन स्वतंत्रता भारत में राजनीतिक प्रबलता में अपनी क्रूरता के माध्यम से